हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ चुके थे कि ये वरिष्ठ नेता होते हैं, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं, इनके मंत्रालय काफ़ी बड़े होते हैं और ये मंत्रिपरिषद के नाम पर बैठक करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसमें लगभग 25 मंत्री होते हैं। इसके बाद जो दूसरे ताकतवर मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर तो हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद दूसरे ताकतवर मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। लिखा हुआ है इनके मंत्रालय छोटे हैं, किनकी तुलना में? कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में इनके मंत्रालय छोटे होते हैं और ये कैबिनेट की बैठक में तभी जाते हैं जब इनको आमंत्रित किया जाता है, यानी बुलाया जाता है, तभी ये कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते हैं। राज्य मंत्री सबसे कम ताकतवर मंत्री हैं, सबसे कम पावरफुल मंत्री हैं, ये सबसे ज्यादा, इनसे कम और इनसे भी कम। लिखा हुआ है ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। बेसिकली राज्य मंत्रियों का एक ही काम है, ये कैबिनेट मंत्री को उसके कार्यों में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। तो इनका एक ही काम है कि ये कैबिनेट मंत्री, जिसका मंत्रालय बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे विभाग हैं, तो उसको उसके कामों में ये क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि सारे निर्णय सरकार के अंदर, सारे निर्णय कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं, यानी मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है। मंत्रिपरिषद में भी विशेष रूप से सारे निर्णय कैबिनेट मंत्री लेते हैं। इसीलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है, एक टीम की तरह कार्य करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होती है। कोई मुद्दा है, कोई बहस है जिस पर मंत्री अलग अलग राय रखते हो सकता है मंत्रियों की राय अलग अलग हो, लेकिन एक बार कैबिनेट में जो फैसला हो गया फिर वो सबको मानना होता है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। सपोज कोई मुद्दा है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उस पर पर्यावरण मंत्री अलग सोचते हैं, रेलवे के मंत्री अलग सोचते हैं। अब दोनों की सोच अलग अलग है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में जो निर्णय होगा वो दोनों को मानना पड़ेगा और दोनों को ये निर्णय पसंद आए या ना आए, वो अपनी सरकार के फैसले की आलोचना नहीं कर सकते। सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कर सकते, खुलेआम वो कैबिनेट में जो भी निर्णय हुआ है उसकी खुलेआम वो लोग आलोचना नहीं कर सकते। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, यानी आईएएस अधिकारी होते हैं जो सचिव बन जाते हैं और बेसिकली इन्हीं का दिमाग होता है मंत्रालय को चलाने के पीछे। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। हमने पढ़ा था कई बार मंत्रियों के पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती, तो उन्हें ये पर्याप्त जानकारी कौन देते हैं? सचिव देते हैं, ताकि वो एक अच्छा निर्णय और अच्छा फैसला ले सकें। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। कैबिनेट की मदद के लिए क्या होता है? एक कैबिनेट सचिवालय भी होता है और इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यानी 2 मंत्रालय हैं, 3 मंत्रालय हैं, 4 मंत्रालय हैं, उन सब में समन्वय स्थापित करना ये जिम्मेदारी किसकी है? कैबिनेट सचिवालय की। सो बेसिकली मंत्रियों की जो टीम है उनको उनके कार्यों में सहायता देने के लिए सचिव होते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार देखते हैं हम लोग। नीचे कुछ है क्या? कुछ नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री के अधिकार लिखा हुआ है संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अधिकार या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, तो बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है इस बारे में। लेकिन सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और इसी नाते उसके अधिकार बहुत व्यापक हैं। सबसे पहला अधिकार तो यह है कि वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी जब भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है, कैबिनेट की बैठक होती है, वो उस कैबिनेट बैठक का अध्यक्ष होता है। आपने फिल्मों में या न्यूज में देखा होगा, उसकी कुर्सी सबसे बीच में रखी जाती है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है।
मतलब विभिन्न विभागों में समन्वय बिठाता है, विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। मतलब दो विभागों में कोई विवाद है तो उस विवाद में जो अंतिम निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री लेते हैं और वो दोनों विभागों को मानना पड़ता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है, विभिन्न मंत्री और उनके विभागों की निगरानी रखता है कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, वह कैबिनेट का लीडर होता है, सारे मंत्रियों को उसी के नेतृत्व में काम करना होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करते हैं, यानी वो मंत्रियों को काम देता है और पुनर्वितरण भी करता है। जैसे उसने ए व्यक्ति को रेल मंत्रालय दिया और बी व्यक्ति को जल मंत्रालय दिया, तो अगर उन्हें इनका काम पसंद नहीं आएगा, हमने पढ़ा था ना वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है, निगरानी में उसे इनका काम पसंद नहीं आया तो वो क्या कर सकता है, पुनर्वितरण भी कर सकता है। ए को रेल मंत्रालय से हटा के कुछ और दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, कुछ और दे सकता है, ठीक है, बी को भी कुछ और दे सकता है। तो काम का वितरण भी करता है और पुनर्वितरण भी करता है, यानी पहले जो काम दिया था उसे वापस ले लेगा, कोई दूसरा विभाग आपको दे देगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। कोई मंत्री है जो उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, वो निगरानी रख रहा है, उसे देख रहा है कि ये मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास ये पावर भी है, उसके पास ये शक्ति भी है कि वो किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि सारे मंत्रियों की नियुक्ति उसी की सिफारिश पर करते हैं राष्ट्रपति, तो वो चाहे तो मंत्रियों को बर्खास्त भी करवा सकता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, यानी जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है, सारे मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता है ऑटोमेटिकली जब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है। इस तरह भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है। तो ये तो समझ में आ गया कि सरकार के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेते हैं, कैबिनेट लेती है। तो कैबिनेट के भीतर भी सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। यानी प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्रों में इतने ताकतवर होते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाता है, सरकार का प्रधानमंत्री रूप। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सारे महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री की देखरेख में ही होते हैं। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। अब बेसिकली होता क्या है, सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर होता है, इसलिए प्रधानमंत्री क्या करने लगे हैं, पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। कैबिनेट नियंत्रण का मतलब है लोगों को काम बांटना, जिसका काम अच्छा लगेगा उसे अच्छे काम देगा, जिसका काम अच्छा नहीं लगेगा उसे कैबिनेट से बाहर निकाल देगा। तो कैबिनेट पर नियंत्रण रखता है, निगरानी रखता है, ठीक है। मंत्रियों में एक डर होता है कि प्रधानमंत्री को अगर हमारा काम पसंद नहीं आएगा तो हमें कैबिनेट से कहां बाहर फेंक दिया जाएगा उठाकर। दूसरा, वो अपनी पार्टी के थ्रू संसद को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि उसके दल का बहुमत है संसद में, लोकसभा में, तो वो लोकसभा में जैसे बिल चाहता है वैसे पास करवा सकता है संविधान के दायरे में रहकर। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। अब मीडिया क्या करती है, मीडिया एक कंपटीशन क्रिएट कर देती है, पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें आपस में वो एक कंपटीशन दिखाती है। तो इससे नेता क्या करते हैं, खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। तो भारत में भी ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित हो जाते हैं, यानी सारे निर्णय प्रधानमंत्री ही लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई कोई प्रधानमंत्री इतना ताकतवर हो जाता है कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निर्णयों में उसका हस्तक्षेप होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी पर भी कंट्रोल रख रहा है, वो कैबिनेट पर भी कंट्रोल रख रहा है, वो संसद पर भी कंट्रोल रख रहा है। इसका मतलब है उसके पास क्या हो गए हैं, बहुत अधिकार सीमित हो गए हैं, ठीक है। तो यहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेहरू इन्होंने भी बहुत सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि जनता पर उनका क्या था, बहुत इम्पैक्ट था, बहुत असर था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई से वो निकल कर आए थे।
इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। उसके बाद इंदिरा गांधी भी क्या थी, उनकी कैबिनेट में जितने मिनिस्टर थे उनमें वो सबसे ज्यादा ताकतवर थी। भाई प्रधानमंत्री हैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो होंगी। आगे लिखा हुआ है, जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री का अधिकार उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जो उस पद पर बैठा है। जैसे कोई दमदार व्यक्तित्व है तो अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति दिखती है, वो सारे काम खुद करना चाहते हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर ही क्या होते हैं, उसके अधिकार निर्भर करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो थोड़े से ताकतवर टाइप के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है। मनमोहन सिंह थे, वो थोड़ा नर्म और सौम्य स्वभाव के प्रधानमंत्री थे। तो हमने यहां देखा कि संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, प्रधानमंत्री के पास अधिकार होते हैं, वो सारे निर्णयों में हस्तक्षेप रखता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े निर्णयों में उसका हस्तक्षेप होता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। यानी यहां ये बोला जा रहा है कि जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उनके प्रधानमंत्रियों के अधिकार थोड़े से सीमित होते हैं, वो उस तरीके से निर्णय नहीं ले पाते जैसे बहुमत दल की सरकारों में वो निर्णय लेते हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं वो थोड़े से कमजोर दिखते हैं। कमजोर मतलब शरीर से नहीं, निर्णय वगैरह लेने में कमजोर दिखते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों का साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। यहां पे ये बोला जा रहा है, देखिए कि भैया कोई गठबंधन हुआ है, गठबंधन हुआ 4 पार्टियों में, ए, बी, सी और डी, 4 पार्टियों में गठबंधन हुआ। इन चारों के गठबंधन से सरकार चल रही है। अब इनमें से 2 लोग क्या है, अच्छे से काम नहीं कर रहे, हो सकता है भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो जो प्रधानमंत्री है इस गठबंधन का, वो इन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बोल रहे हैं कि भैया अगर हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया हम ये गठबंधन छोड़ देंगे, गठबंधन छोड़ देंगे, बहुमत कम हो जाएगा, ये सरकार ही गिर जाएगी। तो यहां पर एक तरह से क्या होता है, धमकी वाला काम चलता है कि अगर तुमने हम पर कोई एक्शन लिया तो हम ये गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। बाहर जाएंगे तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो नीचे आ जाएगा और ये सरकार गिर जाएगी। इसलिए यहां पर क्या होता है, लिखा हुआ है उसको इन लोगों की राय माननी होती है, तो वो उतने स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले पाता। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरे पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। तो इन सब का ध्यान रखना है उसे, क्योंकि अगर इनमें से किसी को हटाता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसकी खुद की सरकार, उसकी खुद की कुर्सी चली जाएगी। इसलिए वो इस तरह के निर्णय नहीं ले पाता। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी है। तो ये सरकार कब टिकी है, जब तक ABCD एक साथ है तभी तक सरकार टिकी है। अगर इनमें से एक भी बाहर गया तो हो सकता है सरकार क्या है, गिर सकती है। इसलिए गठबंधन की सरकारों के प्रधानमंत्री निर्णय लेने में थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। चलिए, राष्ट्रपति, तो हमने देखा सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री और राष्ट्र के मुखिया हैं राष्ट्रपति। लिखा हुआ है एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो केवल कैसी हैं, नाम की हैं, नॉमिनल पावर्स हैं, वो केवल नाम की पावर्स हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है, ऐसे ही ब्रिटेन की महारानी भी है, वो नाम की ताकतवर है। सारी ताकत किसके पास है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास है। तो भारत में भी ऐसा ही है। जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है, मतलब इनको एक अलंकारिक की तरह रखा गया है, ठीक है, शोभा के लिए रखा गया है। अलंकारिक का मतलब होता है शोभा बढ़ाने के लिए रखा गया है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। हमने क्या पढ़ा था, प्रधानमंत्री कैबिनेट के कामों की निगरानी करता है। यहां राष्ट्रपति देश में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सब के कामों की निगरानी करता है।
ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र है, एमपी, यूपी या बिहार नहीं है, ठीक है। तो वो सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे सभी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें और राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति हो। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं, ठीक है। तो ये जनता है, जनता ने क्या किया, विधायक को चुना और जनता ने ही चुना लोकसभा सांसद को। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन यहां पे ये बताया जा रहा है कि जनता द्वारा चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को वोट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, उसमें सीधे जनता वोट नहीं करती है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के मतलब विधायक, ठीक है। ये राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है, तो वो तो कोई भी चुनाव हो उसमें बहुमत हासिल करना पड़ता है, तभी जीत होती है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब पूरे देश के विधायक, सांसद उसके चुनाव में वोट करते हैं, इसीलिए उसे पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि माना गया है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री, यानी कि यहां पर यह बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति उन शक्तियों की मांग नहीं कर सकता जो शक्तियां किसके पास हैं, प्रधानमंत्री के पास हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका में रखा गया है। इसलिए राष्ट्रपति क्या है, मतलब जब हम पढ़ते हैं संविधान तो लगता है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन असल में हमने पढ़ा था वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है और मंत्री परिषद का मुखिया है प्रधानमंत्री। तो असल में उन शक्तियों का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो यहां पे नाम मात्र की शक्तियां हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास, इसीलिए उसे नाम मात्र का कार्यपालक बोला गया है। और वो उस तरह की शक्तियां मांग भी नहीं सकता क्योंकि उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री के दल और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हुआ है, जनता ने संसद में उसकी लोकसभा में उसकी पार्टी को जिताकर भेजा है और उसकी पार्टी को बहुमत है, इसलिए वो नेता प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो जनता का प्रतिनिधि है प्रधानमंत्री, इसीलिए उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। राष्ट्रपति इस तरह की शक्तियों की मांग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि जब आप पढ़ेंगे संविधान तो आपको लगेगा सारी शक्तियां तो किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास हैं। सारी सरकारी गतिविधियां तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। शक्तियां हैं लेकिन वो शक्तियां सिर्फ नाम मात्र की हैं। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। संविधान आप पढ़ेंगे तो ये लाइन लिखी मिलेगी कि जितनी भी सरकारी एक्टिविटी होती हैं, गतिविधियां, वो सब किसके नाम पर हो रही है, राष्ट्रपति के नाम पर। दूसरा, सारे कानून और सरकार के प्रमुख फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। तो सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सारी गतिविधियां उसके नाम से हो रही हैं, सारे फैसले उसके नाम से जारी हो रहे हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां होंगी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सबकी नियुक्तियां किसके नाम पर होती हैं, राष्ट्रपति के, यानी राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे वह भारत के मुख्य न्यायाधीश देखिए लिखा हुआ है। तो सारी हमने क्या देखा, हमने पढ़ा
कि जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, जितनी भी नियम कानून बनते हैं राष्ट्रपति के नाम पर बनते हैं, जितनी प्रमुख नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, यानी राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। जैसे अब नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल, गवर्नर, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दूसरे देशों में राजदूत, जो दूसरे देशों में हमारे राजदूत हैं, उन सब की नियुक्तियां कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते ये भी किसी के नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। संधि समझौतों का मतलब है हम किस देश के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, किस देश से हथियार गोला बारूद खरीदेंगे, ये सारी संधियां, किस देश के साथ पर्यटन बढ़ाएंगे, ये सारी संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है, यानी जो रक्षा बल है जैसे जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो युद्ध की घोषणा, युद्ध विराम की घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, तो देखने में तो लग रहा है कि राष्ट्रपति सारे काम कर रहे हैं, लेकिन यहां याद रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है राष्ट्रपति को उसी के अनुसार काम करना होता है। मतलब यहां मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि भैया ये मिश्रा जी हैं, इनको अमेरिका में राजदूत बना दो, तो राष्ट्रपति को यह काम करना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ये सारे काम करते तो हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, और जैसी सलाह मिलती है वैसा ही काम करना होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद से बोल सकते हैं कि भैया एक बार अपनी सलाह पर क्या करो? पुनर्विचार करो। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेज देती है तो फिर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। यानी दोबारा से वही सलाह आ गई, उसमें कोई बदलाव नहीं किया मंत्रिपरिषद ने, तो राष्ट्रपति मजबूर है, अब उसे वो बात माननी ही पड़ेगी। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यानी कोई बिल है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं दे देंगे वो कानून नहीं बनेगा। तो संसद से पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, यानी वो अपनी मंजूरी नहीं दें तो क्या कर सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकते हैं और संसद को बोल सकते हैं कि भैया एक बार इस विधेयक पर आप फिर से पुनर्विचार करो। लेकिन अगर बिना कोई विचार नहीं किया, वही वापस से आ गया पास होके, वही विधेयक जो पहले आया था, तो फिर राष्ट्रपति अब मजबूर हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी और राष्ट्रपति ने बोला कि भैया आप एक बार इस पर क्या करो, मंत्रिपरिषद से बोला कि आप इस पर पुनर्विचार करो अपनी सलाह पर, लेकिन मंत्रिपरिषद ने दोबारा वही सलाह भेज दी एज इट इज बिल्कुल, तो फिर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए मजबूर है। ऐसा ही यहां पर है कि संसद का कोई विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया संसद में, संसद ने उसे दोबारा पास करके भेज दिया एज इट इज बिना बदलाव किए, तो राष्ट्रपति यहां भी मजबूर है। अब उन्हें वो विधेयक पर क्या करने पड़ेंगे? हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, करने ही पड़ेंगे। यानी कोई विधेयक पहले लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने बोला कि भैया एक बार पुनर्विचार करो। संसद के दोनों सदनों को बोला, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी, कि इस पर पुनर्विचार करो। दोनों सदनों ने वापस से उसी को भेज दिया विधेयक को, तो अब राष्ट्रपति को क्या है? उस पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? मतलब जब वो सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा काम है जो वो अपनी मर्जी से, अपने विवेक से कर सकता है? तो एक महत्वपूर्ण काम है जो वो स्वविवेक से
करता है। और ये काम क्या है, देखिए हमने देखा था कि जब ए पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलेगा तो राष्ट्रपति इस ए पार्टी के नेता को ही क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कि किसी गठबंधन को बहुमत मिला तो इस गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। एक तीसरी शर्त है, जब ना तो किसी पार्टी को बहुमत मिले और ना किसी गठबंधन को बहुमत मिले, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने स्वविवेक से काम करते हैं, यानी अपनी मर्जी से इस कंडीशन में वो काम करते हैं जब किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को क्या ना मिले, बहुमत ना मिले। सपोज चुनाव हुआ, ए बी सी डी, इनको 200 सीट मिल गई, इनको 100 मिल गई, इनको 50 मिल गई, इनको भी 50 मिल गई, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, कोई भी 273 तक नहीं पहुंचा। अब राष्ट्रपति को किसी ना किसी को प्रधानमंत्री तो नियुक्त करना है। यहां पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने विवेक का निर्णय लेंगे, यानी वो अपने विवेक से निर्णय करेंगे। अब उन्हें लग रहा है, मान के चलो उन्हें लगा कि ये 200 वाला जो पर्सन है, 200 वाली जो पार्टी है, मैं इसके नेता को प्रधानमंत्री बना देता हूं, क्योंकि ये क्या करेगा, किसी ना किसी से, बी से, सी से, डी से, किसी ना किसी से बात करके हो सकता है समर्थन हासिल कर ले और 273 सदस्यों का इसको समर्थन मिल जाए। या उन्हें लगता है कि 100 ऐसा कर सकता है, 100 वाली पार्टी ऐसा कर सकती है जिसकी 100 सीटें हैं, तो वो 100 सीट वाली पार्टी के नेता को क्या बना नियुक्त कर देंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। ये 2 शर्तें हैं, यानी ए पार्टी को बहुमत मिल गया तो यहां प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से काम नहीं, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से काम नहीं करेंगे, जो ए पार्टी का नेता है उसे ही क्या बनाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी गठबंधन को बहुमत मिला तो यहां भी वो मजबूर है कि गठबंधन के नेता को ही क्या बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन लिखा हुआ है, जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, ये 3rd वाली कंडीशन है, ना तो किसी पार्टी को बहुमत मिला ना किसी गठबंधन को। अब देखो कोई भी 273 तक नहीं पहुंच पाया, ये 200 पर पहुंच गए, ये 100 पर, ये 50-50 पर। इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है, वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। यानी अब वो इन चारों पार्टियों में या गठबंधन में से उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे जो उन्हें लगता होगा कि क्या जुटा सकता है, बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहते हैं। तो अब हुआ क्या, एक बार देखिए, ए बी सी डी, इनको 200 सीट मिली, लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है 273, इन्हें मिली 100, इन्हें भी मिल गई 100, ठीक है, इन्हें मिल गई 50, ये मान के चलो, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब प्रधानमंत्री को लगता है कि ये जो दल है ए, इसके पास 200 सीट है, ये कुछ जुगाड़ लगाकर बी से बात करके, सी से बात करके क्या कर सकता है, बहुमत तक पहुंच सकता है। तो इस ए पार्टी के नेता को राष्ट्रपति क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन इस प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि भैया एक तय सीमा के भीतर तुम्हें लोकसभा में यह साबित करना होगा कि तुम्हारे पास बहुमत का आंकड़ा यानी 273 सदस्यों का समर्थन है, तो ही तुम प्रधानमंत्री रहोगे, अन्यथा तुम प्रधानमंत्री नहीं रह पाओगे। अगर इस स्थिति में राष्ट्रपति को लगता है कि सी बहुमत जुटा सकता है, तो वो सी पार्टी के नेता को भी क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। फिर सी को भी क्या करना होगा, तय समय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करना होगा, यानी उसे ये प्रूफ देना होगा कि उसके पास 273 सदस्यों का समर्थन है, तो ही वो प्रधानमंत्री रह पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा। देखिए दुनिया में एक राष्ट्रपति प्रणाली भी है, छोटा सा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं।
तो राष्ट्रपति प्रणाली में क्या फर्क है, हमारे देश में चलती है प्रधानमंत्री प्रणाली। तो प्रधानमंत्री प्रणाली में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं, वास्तविक शक्तियां किस पर हैं, प्रधानमंत्री पर हैं। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहां पे राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति नहीं है, वो वास्तविक राष्ट्रपति है और सारी शक्तियां उसी के पास हैं। ठीक है, वह सरकार का मुखिया भी है और राष्ट्र का मुखिया भी है। तो ये प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, न्यायपालिका। बोला जा रहा है, तो हम सरकारी आदेश की कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। तो ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहां पर है, चलिए, हाँ, कि न्यायपालिका लिखा हुआ है, कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। यानी ये बोल रहे हैं अगर न्यायपालिका नहीं होती तो जरा कल्पना करो। लिखा हुआ है देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। मान लो सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है तो भैया लोग अपील कहाँ करेंगे, जो वाद विवाद हैं उनका निपटारा कहाँ होगा। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। यानी सर्वोच्च न्यायालय तो है लेकिन वो सरकार के कामों को आंक नहीं पा रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या संविधान की सीमाओं के बाहर जाकर काम कर रही है। मतलब वो सरकार को डांट फटकार नहीं लगा पाता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। जैसे अभी लोगों को क्या है, सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत भरोसा है। आपने देखा होगा ना, लोग सड़कों पे कहते रहते हैं तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों का ये विश्वास है कि निष्पक्ष न्याय करता है कौन, अदालतें निष्पक्ष न्याय करती हैं, वहां भेदभाव नहीं होता। तो अगर निष्पक्ष न्याय नहीं करती तो फिर लोगों का भरोसा भी इन पर उतना ज्यादा नहीं होता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। यानी हो सकता है वो निष्पक्ष फैसला दे दे लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ जिन्होंने अपील की वो उसके फैसले को नहीं मान रहे। मतलब लोग अदालत के फैसले को ही नहीं मान रहे। तो क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी लोकतंत्र में, कचरा हो जाएगा लोकतंत्र का। ठीक है, इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है जिस पर सरकार का दबाव नहीं हो, सरकार से दबाव रहित, यानी जिस पर सरकार दबाव नहीं डाल सकती, अदालतों की कार्यवाही में सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग अदालतों को किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते या उनकी कार्यवाहियों में टांग नहीं अड़ा सकते। तो ऐसी अदालतों को बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका और ये बहुत जरूरी है। तभी ये सरकार को क्या कर सकती हैं, डांट फटकार लगा सकती है। सरकार कुछ गलत कर रही है तो सरकार को बता सकती हैं कि भैया तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, तो देश में जितनी अदालतें हैं उन सबको क्या बोला जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। चलिए, तो अगर न्यायपालिका का हम इस थोड़ा ढांचा देखें भारत में तो इस तरीके से है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये पूरे देश के मामलों को देखता है। भारत में कहीं भी कोई वाद विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को देखता और सुनता है। इनका क्षेत्र अधिकार राज्य तक सीमित है। जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़े मामलों को देखेगा, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है तो वो उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों को देखेगा। और ये है जिला न्यायालय जो जिलों से जुड़े मामले को देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों के लिए क्या है, उच्च न्यायालय है और जिला न्यायालय भी हैं। ठीक है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। न्यायपालिका एकीकृत का मतलब होता है आप जितना ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे ये पिरामिड सिकुड़ता जाएगा। यानी ऊपर एक ही संस्था है, नीचे थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो एकीकृत का मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। यानी न्याय से जुड़ा जो प्रशासन है उसको नियंत्रित करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय।
देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो हाई कोर्ट और जिला जो अदालतें होती हैं उन्हें मानना पड़ता है। ये क्या करता है? ये विवाद की सुनवाई करता है। कैसे विवाद? देश के नागरिकों के बीच, अड़ोसी पड़ोसियों में लड़ाई हो गई है लोगों के बीच में, या नागरिकों की लड़ाई हो गई है किससे? सरकार से। राज्य सरकार से भी हो सकती है, केंद्र सरकार से भी हो सकती है। दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, यानी दो या उससे अधिक सरकारें आपस में लड़ गई हैं। मान के चलिए नदी के पानी को लेकर लड़ रही हैं 2-3 सरकारें, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकारें लड़ रही हैं, तो ऐसे विवाद। या राज्य सरकार और केंद्र सरकार में भी क्या हो सकता है? जो विवाद हो सकता है, उन विवादों को ये सुन सकता है। ठीक है, तो विवाद देखता है सभी तरह के विवाद हैं, वो नागरिकों के बीच के हों, सरकार और नागरिकों के बीच के हों, या सरकार सरकार के बीच के हों, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के विवाद हों। दूसरा, यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। फौजदारी मामले होते हैं क्राइम से जुड़े हुए, अपराध से जुड़े हुए। दीवानी मामले हैं आपके तलाक से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े, ठीक है। उसके बाद बच्चों को गोद लेना वगैरह, इन चीज़ों से जुड़े हुए मामले जो होते हैं ये दीवानी मामलों में आते हैं। तो दोनों ही मामलों की अपील इस संस्था में की जा सकती है। यह उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अब कोई व्यक्ति है, उसे उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो वो इसके निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका यानी कि संसद, या कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में नहीं है। तो स्वतंत्र का मतलब यही है कि वो विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। तो लिखा हुआ है जज जो होते हैं वो सरकार के निर्देश के अनुसार काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं है। यानी ये ऐसी संस्था है जो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं है। ये इसके अपनी क्या है? अधिकार हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन काम नहीं करती, उनकी बातों को नहीं मानती। ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। देखिए, आपने ये बात तो सुनी होगी कि सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जब अदालतों के न्यायाधीशों की बात आती है तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे, दूसरे प्रधानमंत्री जो सलाह देंगे, एक तीसरा व्यक्ति भी है इसमें, और यह है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब यह है कि अदालतों में जब भी नियुक्ति होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री सलाह मशवरा करते हैं, और फिर सलाह मशवरा से जो नाम बाहर आता है वो नाम बता दिया जाता है किसको? राष्ट्रपति को, कि इस व्यक्ति को आप जज नियुक्त कीजिए। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से ही नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, हमने अभी देखा। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। किसमें? अदालतों में जजों की नियुक्तियों में, न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राजनीतिक कार्यपालिका के दखल की गुंजाइश कम होती है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जो सबसे वरिष्ठ हैं उन्हें ही क्या किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव है। यानी किसी व्यक्ति को हमने जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, तो फिर उस जज को उसके पद से हटाना लगभग क्या है? असंभव है। असंभव, बहुत मुश्किल है। उसे हटाना
उतना ही मुश्किल है जितना किसको हटाना है, भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि दोनों को हटाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है, तो ये हटा पाना संभव ही नहीं है। अब इन्हें कैसे हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब लोकसभा से एक विधेयक पास करवाना पड़ेगा 2/3 बहुमत का। 2/3 का मतलब है 3 में से 2 लोग विधेयक का समर्थन करें, और फिर उसके बाद राज्यसभा से भी इस विधेयक को 2/3 बहुमत से क्या करवाना है, पास करवाना है। तो ये बहुत मुश्किल है, भारत में आज तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी शक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ये देश के संविधान की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इसका मतलब ये है कि संविधान की जो व्याख्या है, संविधान में जो शब्द लिखे हुए हैं वो काफी कानूनी शब्द हैं और जटिल शब्द हैं, तो उनका अर्थ कभी कभी समझ में नहीं आता। जितने लोगों से पूछो वो उसका अलग अलग अर्थ बताते हैं। तो ऐसे में जब कंफ्यूजन आता है, जब समझ में नहीं आता कि इस शब्द का, इस लाइन का, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, संविधान का ये लाइन, ये वर्ड, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, तो ऐसे में उस लाइन की, उस पैराग्राफ की व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये दोनों बताते हैं कि इस शब्द का, इस लाइन का या इस पैराग्राफ का ये मतलब है। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि विधायिका यानी कि संसद की बात हो रही है, और इसमें राज्यों की विधायिकाएं भी आ जाती हैं, विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, यानी विधायिका और कार्यपालिका अगर इनकी कोई काम, इनकी कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वे ऐसे कानूनों को क्या कर देते हैं, अमान्य घोषित कर देते हैं। यानी कार्यपालिका और विधायिकाएं जब संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करती हैं तो अदालतें उस काम को अमान्य घोषित कर देती हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वो इसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ये न्यायिक समीक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए लिखा हुआ है, विधायिका ने कोई कानून बनाया या कार्यपालिका ने कोई कार्रवाई की, अब किसी ने चुनौती दे दी सरकार की कार्रवाई को कि भैया तुमने संविधान के खिलाफ किया है, और उसने कोर्ट में जाके क्या किया, केस कर दिया, तो कोर्ट क्या करता है, उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। संवैधानिक वैधता का मतलब है विधायिका और कार्यपालिका, इन्होंने कोई कानून बनाया या कोई काम किया तो उसकी संवैधानिक वैधता देखते हैं कौन, अदालतें। संवैधानिक वैधता का मतलब है वे ये देखती हैं कि ये जो काम हुआ है ये संविधान के दायरे में रहकर हुआ है, यह संविधान के दायरे के बाहर जाकर हुआ है। अगर विधायिका और कार्यपालिकाओं का काम संविधान के खिलाफ है तो वे ऐसे फैसलों को, ऐसे कानूनों को, ऐसे निर्णयों को अमान्य घोषित कर देते हैं। यही लिखा है। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब यही है कि विधायिका और कार्यपालिकाओं के कामों को देखना कि उनके काम संविधान के अनुसार हैं या संविधान के अनुसार नहीं है। इस शक्ति को बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि भैया संसद जो है वो संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन्हें नहीं बदल सकती। जैसे संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में बदलाव कर सकती है, करती रहती है, ठीक है, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। मूलभूत सिद्धांतों में क्या आ गया, जैसे आपके संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इस धर्मनिरपेक्षता ये मूलभूत सिद्धांत है। कोई सरकार, कोई संसद इस शब्द को संविधान से नहीं हटा सकती। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसी, अगला धर्मनिरपेक्षता नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मूलभूत सिद्धांत के तहत आती हैं और कोई भी संसद इन्हें नहीं हटा सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या है, रक्षक भी है। यानी किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया है तो वो अदालत जाकर अपने मौलिक अधिकारों को वापस ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए क्या लिखा है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित का मतलब होता है जनहित, यानी जनता का हित, और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश जारी किए हैं। यानी हाल के सालों में क्या हुआ है, अदालतों ने जनता के हित के लिए और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुछ फैसले निर्देश जारी किए हैं। इसमें लिखा हुआ है, हाँ, सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार ने कोई कार्रवाई की, कोई काम किया जिससे जनहित को ठेस पहुंची, यानी आम जनता को नुकसान हुआ, तो ऐसे में वो आम जनता कहां जा सकती है, अदालत जा सकती है, अदालत की शरण ले सकती है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। और फिर अदालत देखेगी कि इन लोगों का क्या नुकसान हुआ है सरकार की वजह से। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कोई गांव है, इस गांव में कोई हाईवे बन रहा है आसपास, और उस हाईवे पे बहुत धूल उड़ रही है। धूल उड़ने की वजह से वहां के लोगों की फसलों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई उद्योग लगा हुआ है जिससे इस गांव का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो ये लोग अदालत जा सकते हैं सरकार के खिलाफ कि भैया सरकार ने ये जो फैक्ट्री लगाई है इससे हमारे गांव को, पर्यावरण को, हमारी युवा पीढ़ी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो फिर अदालत इस मामले को देखती है कि ये नुकसान वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं जनहित याचिका। यानी जनता की भलाई के लिए लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं कि सरकार के इस काम से हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। यानी जब भी सरकारें क्या करती हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती हैं, तो अदालतें उनको रोकती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। सरकारी अधिकारियों पे भी क्या करती हैं, कार्रवाई करवा सकती हैं या करती हैं, उनके भ्रष्टाचार के मामलों को सुनती और देखती हैं। इस वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। इसीलिए भारत के लोग, क्योंकि अगर सरकार कुछ गलत करती है तो ये सरकार को डांट सकती है। सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान की भावना के खिलाफ है तो ये उसे अमान्य घोषित कर सकती है। मतलब ये सरकार को डांट सकती है जब सरकार गलत करती है। इसीलिए सरकार, लोगों को क्या है, न्यायपालिका पर काफ़ी भरोसा है, काफ़ी विश्वास हासिल है। तो ये है आपका टॉपिक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित संदर्भों में एक कारण देकर समझाइए कि भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो हमने देखा था न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री अकेले सिफारिश नहीं कर सकते, उन्हें किससे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा और तभी वो कोई नाम दे पाएंगे राष्ट्रपति को। न्यायाधीशों को पद से हटाना, तो यहाँ हमने देखा था लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा और राज्यसभा में भी, जो कि बहुत मुश्किल है, आज तक हुआ ही नहीं है। ठीक है। न्यायपालिका के अधिकार, न्यायपालिका के बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, वो ये देखती है कि संसद ने जो कानून बनाया वो संविधान के दायरे में है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसे अमान्य घोषित कर देती है। दूसरा, वो सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोकती है। वो जनहित याचिकाओं को सुनती है। तो अदालतों के बहुत सारे काम है, वो वाद विवादों को समाप्त करती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ आपका क्या हो रहा है, खत्म होता है। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए नए नए लेक्चर्स लाते रहेंगे। थैंक यू।